हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी कंप्यूटर का एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जहां पर हम लोग चैप्टर वाइज कंप्यूटर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आज हम लोगों की चौथी वीडियो है, जिसमें हम लोग सीपीयू के बारे में जानने वाले हैं। तो सीपीयू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको आज की क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाला है। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्लॉक स्पीड लिखी हुई है, हर्ट्ज लिखा हुआ है, क्लॉक साइकिल लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें सीपीयू में होती क्या हैं, यानी इनका काम क्या होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, तब बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को भी और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हम लोग एक नया पेज लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं सीपीयू जो है वो किस तरह से काम करता है। तो यानी एक सेकंड। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं सीपीयू जो है वो किस तरह से काम करता है, यानी सीपीयू जो है वो काम किस तरह से करता है। तो इसको हम लोगों ने कल की क्लास में भी देखा था कि सीपीयू तीन तरह से काम करता है। एक क्या था, फेच, एक था डिकोड और एक क्या था, एग्जीक्यूट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। इनको हम लोगों ने कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इन तीनों चीज़ों को क्या कहते हैं, जो भी ये प्रोसेस होती है इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। तो ये तो चीज़ हम लोगों ने देखी। ठीक है, सीपीयू काम किस तरह से करता है। अब हम लोगों को एक चीज़ देखनी कि क्लॉक साइकिल क्या होती है। जो ये क्लॉक साइकिल हो गई। अब देखिए क्लॉक साइकिल क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं। जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कल की क्लास में भी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था। अगर मान लेते हैं हम लोगों ने कोई भी डाटा दिया 3+5, तो ये डाटा जो है जैसे हम लोगों ने दिया, इंस्ट्रक्शन मिला सीपीयू को, तो रैम से जब सीपीयू डाटा उठाएगा या रैम तक डाटा पहुंचेगा, तो यानी 3+5 ये आ गया फेच में। डिकोड में क्या होगा, सीपीयू इसको डिकोड करेगा, यानी इस डाटा का इसको क्या करना है, यानी प्लस दिया गया इसको ऐड करना है, तो ये आ जाएगा डिकोड में। यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूट। यहाँ पर ये हमको 8 जो है आंसर मिल जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो भी ये काम हो रहा है ये एक बार में नहीं हो रहा, ये कई साइकिल्स में कंप्लीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर हो सकता है डाटा आया, एक साइकिल ये हो गई। यहाँ पर डिकोड किया, एक साइकिल ये हो गई, या एक से ज़्यादा साइकिल लगी इस डिकोड को करने में। यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, हो सकता है एग्जीक्यूट करने में एक साइकिल लगी हो या एक से ज़्यादा साइकिल लगी हो। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्लॉक साइकिल। तो अब ये चीज़ हम लोगों को समझ आ गई क्लॉक साइकिल क्या होती है। कि सीपीयू जो भी काम करता है, मान लेते हैं अगर हम लोगों ने कोई भी फाइल ओपन करने के लिए कहा, जैसे आप लोग कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं, आपने एक फाइल ओपन करने के लिए कहा, तो जैसे ही वो फाइल ओपन हो रही है, हम लोगों को फाइल ओपन होकर दिख गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फाइल ओपन हुई डायरेक्ट ओपन हो गई, उसमें कई साइकिल्स कंप्लीट होकर आती हैं। तो वही चीज़ है, तो उन्हीं साइकिल्स को हम लोग सीपीयू साइकिल बोलते हैं, सॉरी क्लॉक साइकिल जो है ये बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को समझ आ गई है। ठीक है, क्लॉक साइकिल हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग देखते हैं हर्ट्ज जो होता है ये क्या होता है। देखिए जब सारी चीज़ें आखिर तक हम लोग पहुंचेंगे, तो जो भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी। तो अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब देखिए हर्ट्ज क्या है। सीपीयू जो है इसकी गति जो हम लोग मापते हैं वो हर्ट्ज में मापते हैं, ये चीज़ हम लोगों को पता है। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं एक गीगा हर्ट्ज है। ठीक है, एक अब सीपीयू जो है उसकी जो स्पीड है वो 1 गीगा हर्ट्ज है। अब देखिए 1 गीगा हर्ट्ज में क्या होता है, लगभग 1 अरब साइकिल्स होती हैं। 1 अरब साइकिल्स हो गई। अब देखिए साइकिल तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर बताया था, साइकिल क्या था कि जो भी हम लोगों ने एक काम किया है, उस काम को होने में जितनी भी साइकिल्स लग रही हैं वही साइकिल्स हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फेच हुआ, एक साइकिल लगी, डिकोड होने में एक लगी और एग्जीक्यूट होने में एक लगी। तो यानी सिर्फ 3+5 को करने में, इसकी कैलकुलेशन को करने में सीपीयू को 3 साइकिल लग गई। ये चीज़ हमको समझ आ गई। तो देखिए यहाँ पर 1 गीगा हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, यानी 1 गीगा हर्ट्ज में कितनी है, 1 अरब साइकिल्स। अब देखिए एक 3+5 को करने में कितनी साइकिल्स लगी हैं, यानी 3+5 की कैलकुलेशन करने में इसको 3 साइकिल लगी। तो अगर हम लोग इससे निकालेंगे तो लगभग 33.33 करोड़ के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ अगर हम लोग देखें कि जो 1 गीगा हर्ट्ज का मतलब हो गया है
कि सीपीयू जो है वो जो 3+5 वाली कैलकुलेशन है, यानी 1 सेकंड में 33 करोड़ ऐसी कैलकुलेशंस कर सकता है। तो अगर आप लोगों को कहीं पर इस तरह से लिखा मिल जाए कि ठीक है 1 गीगाहर्ट्ज सीपीयू की स्पीड है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इस तरह की जो भी साइकिल्स हैं, अब हर साइकिल का एक अलग अलग मतलब हो सकता है, हर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसकी अलग एक साइकिल बनती है। अब उसकी जो भी साइकिल्स बनती हैं उसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से समझा था। चलिए मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ। चलिए यहाँ से एक सेकेंड, इन सभी चीज़ों को हटाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फिर से लिखते हैं, जैसे 3+5 था, इसमें 3 साइकिल लग गई, एक 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 यहाँ पर किसके लिए लग गई थी, फेच के लिए, एक डिकोड के लिए, और एक लग गई थी एग्जीक्यूट के लिए। तो यानी अब क्या हुआ, 3+5 काम को करने में इसको 3 साइकिल लग गई इस तरह से। तो अब अगर सीपीयू हमारे पास कोई भी है, उसकी स्पीड है 1 गीगाहर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3+5 जो है अगर हम लोग इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं तो वो 33 करोड़ कैलकुलेशन जो है लगभग 1 सेकंड जो है उसमें कर देगा। तो गीगाहर्ट्ज का मतलब समझ आ गया हम लोगों को। अब देखिए यहीं पर एक आता है मिप्स, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अब देखिए मिप्स का क्या काम होता है, हम लोग इसको समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि 3+5 जो था इसमें कितनी साइकिल लगी, 3। लेकिन ये 3+5 क्या हो गया, एक तरह से हम लोग का एक काम हो गया, यानी हम लोगों ने एक ही तो काम हुआ, 3+5 का काम दिया सीपीयू को, और इसने 1 गीगाहर्ट्ज में कितने किए, इस तरह के 33 करोड़ काम कर सकता है। तो यानी क्या हुआ, सीपीयू की अगर हम लोग देखें प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, तो वो यानी क्या है 33 करोड़। तो यही हो गया कि अगर हम लोग देखें 1 सेकंड में 33 करोड़ जो है इंस्ट्रक्शन उनको प्रोसेस कर सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है। अब देखिए एक बार अगर मैं आप लोगों को फिर से बताऊं, जैसे देखें आप लोग यहाँ पर हर्ट्ज लिखा हुआ है, सीपीयू की गति जो हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग जो भी काम दे रहे हैं उस काम को कंप्लीट होने में जितनी भी साइकिल्स लग रही हैं, उस साइकिल्स के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि लगभग कितने काम जो है वो 1 सेकंड में कर सकता है। अब जितने काम कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी उतने ही इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में कर रहा है। आप लोग इसके नाम से मिप्स से समझ जाएंगे कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन कर रहा है, 33 करोड़। लेकिन वहीं पर साइकिल्स कितनी कंप्लीट कर रहा है, 1 अरब। तो दोनों में आप लोगों की एक बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर अब क्वेश्चन में कभी इस तरह से आ जाए सीपीयू की गति, तो गति किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर यहीं पर आ जाए सीपीयू की परफॉर्मेंस, सीपीयू की परफॉर्मेंस, यानी सीपीयू की परफॉर्मेंस किस में मापते हैं, तो मिप्स में। ये चीज़ें हो गई हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं और इसमें जो भी चीज़ें कही गई हैं हम लोग उनको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले तो मैं इनको हटा देता हूँ। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीपीयू जो है इसमें क्लॉक स्पीड जो है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। बिल्कुल, क्लॉक स्पीड किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 3 जो हैं इस तरह से क्लॉक साइकिल जो कंप्लीट हो रही हैं वही हो गई क्लॉक स्पीड, और उसको किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, इस तरह से। ठीक है, अधिक क्लॉक स्पीड हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि अधिक क्लॉक स्पीड हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। मान लेते हैं 2 सीपीयू हैं, एक है ए, एक है बी। अब ए सीपीयू जो है वो थोड़ा पुराना है और इसकी स्पीड कितनी है, 3 गीगाहर्ट्ज। यहीं पर सीपीयू बी जो है उसकी स्पीड कितनी है, 2 गीगाहर्ट्ज। ये चीज़ हो गई है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो है अधिक क्लॉक स्पीड हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। मान लेते हैं हम लोग एक चीज़, जो भी यहाँ पर था 3+5, यहाँ पर जो पुराना है सीपीयू ये वाला, और मान लेते हैं ये थोड़ा नया है, अपडेटेड है। अब पुराने वाले में 3+5 जो काम है इसको करने में मान लेते हैं 5 साइकिल लग रही हैं। ठीक है, नए वाले में इसको करने के लिए मान लेते हैं 2 साइकिल लग रही हैं। तो अब अगर आप लोग देखेंगे तो इनमें तेज कौन सा हुआ, अगर इसको 2 साइकिल लग रही हैं तो यानी तेज कौन सा हो गया, बी वाला, यानी बी वाला जो है वो तेज हो गया। लेकिन अगर आप लोग देखें क्लॉक स्पीड अधिक किसकी है, इसकी अधिक है, क्योंकि इसमें 3 गीगाहर्ट्ज है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि अधिक क्लॉक स्पीड हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस देता है, हमेशा ऐसा है कि बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। अब देखते हैं तीसरा वाला,
तीसरे में क्या कहा गया है, एक क्लॉक साइकिल में एक से अधिक ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो देखिए ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है। अब कैसे, मान लेते हैं अब जो नए सीपीयू आ रहे हैं उनमें क्या है, एक क्लॉक साइकिल जो भी है उसमें एक से अधिक ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है एक साइकिल में आप लोगों ने 3+5 किया और सेम उसी साइकिल में आप लोग 2 × 5 भी कर सकते हैं, या फिर 4/1, मतलब इस तरह से कोई भी काम है आप लोग कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एक साइकिल में एक से अधिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए चौथा कथन क्या कह रहा है कि क्लॉक स्पीड का इंस्ट्रक्शन साइकिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कथन जो है गलत हो जाता है। अब देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या थी, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो भी था फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई, यही हो गई इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब देखिए क्लॉक स्पीड का इस पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। अगर क्लॉक स्पीड तेज है, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताई थी क्लॉक स्पीड तेज है, तो क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन जो साइकिल है वो जल्दी कंप्लीट होगी, यानी उतनी जल्दी डाटा को डिकोड करके एग्जीक्यूट करके हम लोगों को फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर क्लॉक स्पीड तेज है तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो जल्दी कंप्लीट होगी, यानी इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये कथन गलत हो जाता है। अब देखिए पांचवा कथन क्या कह रहा है कि सीपीयू परफॉर्मेंस केवल क्लॉक स्पीड पर निर्भर करती है। तो ये कथन जो है ये भी गलत हो जाता है। अब देखिए ये कैसे गलत हो जाता है, मैंने अभी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर एक काम लिया था 3+5, इसमें मैंने आपको बताया था पुराना सीपीयू नए सीपीयू के एग्जाम्पल से कि हो सकता है इस काम को करने में किसी को 5 साइकिल लग रहे हैं, किसी को 2 साइकिल लग रहे हैं, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें लग रही हैं। तो सीपीयू परफॉर्मेंस जो है एक तो इस चीज़ पर भी निर्भर करता है, लेकिन केवल क्लॉक स्पीड पर निर्भर करता है नहीं, केवल क्लॉक स्पीड पर निर्भर नहीं करता है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को समझ आ गई है, यानी क्या है कि सीपीयू परफॉर्मेंस केवल क्लॉक स्पीड पर भी निर्भर नहीं करती है। किसी जगह पर अगर 3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड है, किसी जगह पर 2, तो अगर बेहतर ज़्यादा क्लॉक स्पीड है तब भी ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ भी ये कथन गलत हो गया। अब इनमें से हमारे कथन सही कौन से निकले, 1 और 3, यानी 1 और 3 वाले जो हैं वो सही हैं। तो कथन कितने सही हैं, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल बी, यहाँ पर हो जाएगा ओनली 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी हमारे पास फिर कुछ कथन दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है इनमें से कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रोग्राम काउंटर एग्जीक्यूशन के बाद अपने आप अपडेट होता है, यानी इसका मतलब क्या है। तो देखिए कल की क्लास जब हम लोग कर रहे थे तब मैंने आपको प्रोग्राम काउंटर के बारे में बताया था। प्रोग्राम काउंटर का क्या यूज होता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है जो भी होने वाला होता है उसका एड्रेस जो रखता है वो प्रोग्राम काउंटर रखता है। तो इसका क्या काम होता है, जब भी हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन होना है ये ऑटोमेटिक उसको अपडेट कर देता है। हम लोगों को बताना नहीं होता है कि ठीक है अब इसके बाद आप लोगों को ये करना है। जैसे यही मैं इसी एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, 5+3 है, अब ये डिकोड होना है, इसके बाद एग्जीक्यूट होना है। क्या सारी चीज़ें हम लोग खुद से बताते हैं कि ये चीज़ें करनी हैं, या इसी तरह के कोई भी काम होते हैं क्या हम लोग बताते हैं, हम नहीं बताते हैं। ऑटोमेटिक जो ये काम अपडेट हो रहे हैं तो वो सीपीयू से अपने आप अपडेट हो जाते हैं। और सीपीयू में सारे काम कौन करता है, तो प्रोग्राम काउंटर जो है ये करता है। तो ये चीज़ समझ आ गई कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एग्जीक्यूशन के बाद अपने आप अपडेट होता है। तो पहला कथन हमारा जो है ये सही हो जाता है। अब देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोड होने के बाद खाली हो जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो डिकोड होने के बाद खाली हो जाता है। तो ये कथन जो है ये गलत है। कैसे गलत है, देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो तब तक रहता है जब तक एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो जाता। यानी अगर कोई भी डाटा है वो डिकोड हो गया है उसके बाद भी इंस्ट्रक्शन जो है वो वहीं पर रहेगा, ऐसा नहीं है वहां से चला जाएगा। वो वहां से कब जाता है, जब पूरी तरह से जो भी वो काम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई, दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा कथन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कहा गया है कंट्रोल यूनिट टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स उत्पन्न करती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। कैसे, कंट्रोल यूनिट के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल यूनिट यानी कंट्रोल करना। कंट्रोल क्या करना, कोई भी काम है उसको कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, इन सारी चीज़ों को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो भाई हो गई कंट्रोल सिग्नल्स हो गए या टाइमिंग वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, या मतलब कौन उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल सिग्नल्स में मैंने आप लोगों को कल 2-3 एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे हो गया था रीड सिग्नल, राइट सिग्नल,
ठीक है, इस तरह से राइट सिग्नल्स हो गए। इसी तरह से एक था इंटरप्शन, वो आगे भी आएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग तब वहाँ पर समझ लेंगे। अब देखिए चौथा कथन क्या कह रहा है कि ईएलयू डिसीजन मेकिंग कंपैरिजन भी कर सकता है, मतलब डिसीजन मेकिंग ब्रैकेट में लिखा कंपैरिजन, यानी ईएलयू जो है वो कंपैरिजन भी कर सकता है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड और इस तरह से कंपैरिजन, मतलब ग्रेटर देन लेस देन सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें कर सकता है कंपैरिजन, तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। अब देखिए पांचवा कथन क्या कह रहा है कि सीपीयू केवल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए ये चीज़ जो है ये गलत हो जाती है। अब कैसे, मैं चलिए इसको भी आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, सीपीयू केवल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट कर सकता है। इस पर आप लोग ध्यान देंगे, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई भी प्रोग्राम लिखा गया है 5+3, ठीक है, पहला ये हो गया स्टेप, चलिए मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ स्टेप 1। स्टेप 2 जो है उसमें क्या कहा गया है कि ठीक है इसको जब भी प्रिंट करना है, प्रिंट में अगर इस तरह से आ जाए 5, मतलब 5 से बड़ा अगर ये आ जाता है तो हम लोगों को क्या करना है, यानी स्टेप 4 देना है। ये सिर्फ एक समझने के लिए है। स्टेप 3 पे लिखा है कि ठीक है अगर ये जो है, मतलब यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ नो 4 पे यस, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेप दी गई हैं। इसमें क्या कहा गया है कि स्टेप 1 में कहा गया 5+3, स्टेप 2 में कहा गया कि प्रिंट करना है हम लोगों को कि अगर ये डाटा जो है वो 5 से ज़्यादा आता है तो हम लोगों को स्टेप 4 पर जाना है, और अगर ये डाटा 5 से कम आता है तो हम लोगों को स्टेप 3 पर जाना है। अब जैसे ही 5+3 ऐड हुआ कितना आया 8, तो यहाँ पर क्या हुआ 8 जो है 5 से बड़ा है तो किस पर जाएगा, स्टेप 4 पर। तो यानी पहले क्या हुआ 1, दूसरे पे आया 2, उसके बाद डायरेक्ट 4 पर आ गया। तो ये क्या सिक्वेंशियल हो रहा, नहीं। सिक्वेंशियल क्या होता, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 1 के बाद 2 आया और 2 के बाद 4 आ गया, ये चीज़ हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि सीपीयू केवल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट कर सकता है, नहीं सीक्वेंशियल नहीं, अलग अलग तरह के भी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ये चीज़ें क्या होती हैं जब हम लोग प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं तो वहाँ के लिए उस तरह का क्वेश्चन है। तो इनमें से सही कौन कौन से हो जाते हैं, 1, 3, 4, केवल ये वाला सही है, ओनली 1, 3, 4, ये चीज़ भी हो गई। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है सीपीयू विभिन्न प्रकार के बसेस के माध्यम से अन्य इकाइयों से संचार करता है। ये हमारे पास एक कथन दिया गया है और नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं। हम लोगों को बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष जो है वो सही हैं। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सीपीयू जो है उसमें 3 प्रकार की बस होती हैं। एक होती है डाटा बस, एक होती है एड्रेस बस और एक होती है कंट्रोल बस। अब बस का क्या काम होता है, जिस तरह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, सेम इसी तरह से सीपीयू में एक जगह से डाटा दूसरी जगह पर ले जाने के लिए या एक जगह से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए, उसके लिए हम लोग बस का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हो गई। अब देखिए तीनों चीज़ें, जैसे एक डाटा बस है, डाटा से ही आपको समझ आ जाएगा डाटा का एक जगह से दूसरी जगह पर आदान प्रदान करने के लिए। अब एक चीज़ है इसमें, अगर आप लोग ध्यान देंगे डाटा लिखा है तो क्या होता है सीपीयू से डाटा मेमोरी की तरफ भी जाता है और मेमोरी से डाटा सीपीयू की तरफ भी आता है। तो ये क्या हो गई, ये बाई डायरेक्शनल हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है एक एड्रेस। अब देखिए एड्रेस बस क्या होती है। अब एड्रेस बस में क्या होता है, एड्रेस बस में हमेशा जो भी है सीपीयू जो है, सीपीयू से ही मेमोरी जो है मेमोरी की तरफ डाटा जाता है। तो ये क्या हो जाती है यूनिडायरेक्शनल, यानी क्या है एक दिशात्मक, ये चीज हो गई। तीसरी क्या थी, कंट्रोल बस। इससे आप लोग समझ गए होंगे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है कंट्रोल बस हो गई। अब देखिए कंट्रोल बस में क्या होता है, ए बी जो है दो दिशात्मक होती है यानी बाई डायरेक्शनल। ये भी क्या है, बाई डायरेक्शनल। किस तरह से, देखिए कंट्रोल बस का क्या काम होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको कंट्रोल करना। अब मान लेते हैं एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस से कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया गया तो ठीक है, इनपुट डिवाइस से मान लेते हैं हमने कीबोर्ड से अपना कोई भी एक प्ले किया है साउंड इस तरह से, या माउस से हम लोगों ने जो भी चीज़ें, ठीक है, अपना एक म्यूजिक प्ले किया। तो क्या है इनपुट डिवाइस से साउंड तक जो भी चीज़ें गई हैं तो यानी ये एक दिशा से गए। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस से हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, दोनों तरफ से हो जाता है।
तो यानी एक तरह से हम लोग को कंट्रोल बस का क्या काम होता है, ये बाई डायरेक्शनल होती है, यानी हमारी तरफ सीपीयू की तरफ से भी डाटा ले जाती है और उधर से भी वापस आउटपुट डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस होगी, उनसे भी डाटा लाती है, यानी दोनों तरफ से दोनों दिशा में जो है कार्य करती है, तो दो दिशात्मक होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाटा बस डेटा का आदान प्रदान करती है, सही है। एड्रेस बस केवल एक दिशा में कार्य करती है, सही है। कैसे, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, ये सिर्फ सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाती है, ठीक है। कंट्रोल बस नियंत्रण संकेत भेजती है, बिल्कुल सही है। कंट्रोल बस क्या करती है, नियंत्रण संकेत भेजती है, बिल्कुल। चौथा कह रहा है एड्रेस बस डेटा ट्रांसफर करती है, डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा बस होती है, तो ये गलत हो जाएगा। डेटा बस हमेशा एक ही दिशा में कार्य करती है, नहीं, ये बाई डायरेक्शनल होती है, यानी दोनों दिशा में करती है। तो कथन कौन से सही हो जाएंगे, 1 2 3, ओनली 1 2 3। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू में लाई गई, ठीक है, डिकोड हुई, एग्जीक्यूशन के बाद उसका परिणाम टेम्परेरी रूप से रखा गया। यह परिणाम सबसे अधिक संभावना है किस में रखा जाएगा। तो अब हम लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। कल की क्लास में भी हम लोगों ने इसको देखा था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज बदली हुई है। हो सकता है इस तरह से लैंग्वेज में आप लोगों को कभी क्वेश्चन मिल जाए, तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोगों को ये समझना है। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम काउंटर अभी हम लोगों ने देखा क्या था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या है, प्रेजेंट जो भी इंस्ट्रक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, ये हो गई। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, कंट्रोल करने का, जो भी काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर होता है, यही सही आंसर है। एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, जब भी एग्जीक्यूशन के बाद उसका जो परिणाम होता है वो टेम्परेरी रूप से जहाँ पर रखा जाता है वो एक्यूमुलेटर में रखा जाता है। ठीक हो गया, आगे आते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर एक कथन दिया गया और नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कौन से निष्कर्ष निकल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीपीयू का कार्य निर्देशों को फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना है। ये हम लोगों ने कई बार देख लिया। अब हम लोगों को इसी से बताना है कौन से निष्कर्ष निकल रहे हैं। तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट डिकोड प्रक्रिया में भाग लेती है। बिल्कुल, मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि डिकोड में क्या था, ये प्लस है, मतलब यानी ऐड करना है, तो ये डिकोड कर रहा है, कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। तो यानी क्या है, कंट्रोल यूनिट डिकोड प्रक्रिया में भाग लेती है, ठीक हो जाता है। दूसरा कथन है वो कह रहा है एएलयू एग्जीक्यूशन चरण में भाग लेती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब यहाँ पर होता है जो डिकोड, डिकोड के बाद जब एग्जीक्यूशन में जाता है, देखिए यहाँ पर क्या था, मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर था फीच, ठीक है, डाटा आ गया, डिकोड किया कंट्रोल यूनिट ने कि 3+5 यानी क्या करना है, ऐड करना है। तो जब कंट्रोल यूनिट को पता चल गया ऐड करना है, तब ऐड करने का काम कौन करता है, एएलयू। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इस डाटा को तुरंत एएलयू को भेजती है और एएलयू से भेजती बोलती है कि ठीक है, इसका हम लोगों को एक सही आंसर है, जो भी जवाब है वो दो। तो यानी एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है, एएलयू करता है। तो एएलयू एग्जीक्यूशन चरण में भाग लेती है, बिल्कुल। रजिस्टर फीच चरण में उपयोग होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। किस तरह से, जैसे यहाँ पर जो भी डाटा था 3+5, ये रैम में गया, रैम के बाद ये क्या होता है, केस में जाता है, और केस के बाद ये डाटा कहाँ पर आ जाता है, रजिस्टर में। ठीक है, ये चीज़ होगी, रजिस्टर में आ गया। अब रजिस्टर में भी किस में आता है, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था एक एमडीआर करके था, यानी मेमोरी डाटा रजिस्टर। ये क्या हो जाता है, डाटा रजिस्टर। तो ये किस में आता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर में। अब देखिए क्या होता है, जब एएलयू यहाँ पर एग्जीक्यूशन करता है तो एएलयू डाटा किससे मांगता है, एएलयू डाटा जो है वो रजिस्टर से मांगता है। रजिस्टर से क्यों मांगता है, क्योंकि सबसे पास में जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है, तो इससे क्या है, कम समय लगता है, इसलिए रजिस्टर से डाटा मांगता है। तो रजिस्टर क्या करता है, फीच चरण में उपयोग होता है, बिल्कुल यहाँ से उपयोग जो है वो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है वो फीच चरण में रजिस्टर के पास आ जाता है। तो ये भी कथन ठीक है। अब देखिए चौथा कथन क्या कह रहा है कि सीपीयू बिना कंट्रोल यूनिट के कार्य कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सभी काम को अगर कंट्रोल करने का काम कोई कर रहा है तो वो कंट्रोल यूनिट ही कर रहा है। कंट्रोल यूनिट के बिना सीपीयू जो वो कार्य नहीं कर सकता है। पांचवा कथन कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एक ही चरण में पूरा होता है। क्या कहा गया, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन जो है वो एक ही चरण में पूरा होता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये 3 चरण दिए गए, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, कई चरणों में हो रहा है, सिर्फ एक चरण में नहीं हो रहा है पूरा, तो ये भी गलत है। कितने सही है, 3, ओनली 1 2 3।
आगे आते हैं। अब देखिए 6 क्वेश्चन जो है वो है मैचिंग वाला, यानी हम लोगों को मैच करना है। हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है, हम लोग एक एक करके देखते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग कई बार पढ़ते हुए आ गए हैं। आप देखिए डाटा बस, डाटा बस का क्या काम होता है, डाटा ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, पहले से बन हो जाएगा, मतलब बन से ही हो जाएगा। एड्रेस बस है, एड्रेस बस का क्या काम होगा, एड्रेस वगैरह जो है एक तरह से क्या एड्रेस का रिकॉर्ड रखना या एड्रेस को कैरी करना, यही चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल बस का क्या काम होगा, कंट्रोल करना, सिग्नल्स को भेजना, कंट्रोल करना, कब कैसे काम करना है, क्या करना है, उन सारी चीज़ों को अगर कंट्रोल करने का कोई काम करेगा तो वो कंट्रोल बस, मतलब कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल बस करेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए चौथा है वो है सिस्टम बस। अब देखिए सिस्टम बस क्या होती है, तो आप देखेंगे जो ये डाटा बस हो गई, एड्रेस बस हो गई और कंट्रोल बस हो गई। इन तीनों बसों को अगर हम लोग कहीं एक तरह से अगर तीनों बसों को कुछ बोलते हैं सिस्टम बस, सिस्टम बस में डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस तीनों आ जाती हैं। तो सिस्टम बस क्या हो जाती है, सभी बसों का संयोजन। ये भी हो गई। अब देखिए एक यहाँ पर आ जाता है एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस क्या होती है, हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए एक्सपेंशन बस वो होती हैं जो भी एक्सटर्नल डिवाइस हैं, यानी बाहरी जो भी डिवाइस हैं उनको जोड़ने के लिए अगर कोई भी बस का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो वह एक्सपेंशन बस होती हैं, उनका करते हैं। अब बाहरी डिवाइस जैसे अलग अलग तरह की हो जाती हैं, हो सकता है यहाँ पर चलिए हम लोग लिख दें, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है ग्राफिक कार्ड हो गया जो मदरबोर्ड में लगता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अगर कोई भी एक तरह से हम लोग कहें कि ठीक है जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, तो वो एक्सपेंशन बस करती है। तो एक्सपेंशन बस का क्या काम है, एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABCDE, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अब देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास फिर कुछ कथन दिए गए हैं और अब हम लोगों को बताना है कौन कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट ALU को निर्देश देता है कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो करना है। बिल्कुल, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी काम है उसके लिए ALU को निर्देश देता है, ठीक है आपको ये ऑपरेशन जो है वो करके देना है। ये भी हो गया। ALU केवल एडिशन और सब, मतलब ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन करता है, अन्य ऑपरेशन नहीं करता। ये गलत हो जाता है। ये क्या है, एडिशन भी करता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इसी तरह से और भी कंपैरिजन वाली हो गई, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड और सारी तरह की कैलकुलेशंस करता है, तो ये गलत हो जाता है। तीसरा है प्रोग्राम काउंटर अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रखता है। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने देखा था इसको। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शंस को रखता है, ये भी ठीक है, बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा। मतलब CPU का कार्य केवल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस तक सीमित, गलत। क्या केवल CPU अर्थमेटिक कैलकुलेशंस तक है? पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ALU, जो CPU का ही पार्ट है। लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैंने यहीं पर आप लोगों को बताया कि ठीक है लॉजिकल भी कर रहा है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की लॉजिकल कैलकुलेशंस जो है वो भी कर रहा है। तो कथन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 3, 4, यानी कथन कितने सही हैं, 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, केवल 3, ओनली 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU के कार्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये वैसे तो हम लोग कई बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हो सकता है अभी आप लोगों ने इसको गैस कर लिया हो, लेकिन अगर अभी अब तक हम लोग इसको नहीं पढ़े हुए होते तो यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ लगता। अब देखिए इसमें क्या है कि CPU के कार्य से संबंधित नहीं है। तो CPU का कार्य, CPU किस तरह से कार्य करता है, सबसे पहले फेच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर उसके बाद जो भी एक तरह से हम लोग एग्जीक्यूट करके हम लोगों को दे देता है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह जो हैं या इस तरह से वो करके दे देता है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन CPU कार्य क्या नहीं करता है, क्या प्रोग्राम कंपाइल करने का काम CPU करता है, बिल्कुल नहीं। ये काम कौन करता है, कंपाइलर, यानी जो एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर, वो करता है प्रोग्राम को कंपाइल करने का काम, CPU जो है वो नहीं करता है। तो इनमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा, डी। आगे आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कथन कारण वाला। हमारे पास कथन दिया गया है, कारण दिया गया है और पूछा गया है क्या कथन कारण की व्याख्या करता है या नहीं। तो देखिए कथन क्या कह रहा है, कंट्रोल यूनिट स्वयं कोई गणना नहीं करती। बिल्कुल सही है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना। गणना करने का काम कौन करता है, ALU। ठीक है, कारण क्या है, इसका कार्य केवल निर्देशों का नियंत्रण और समन्वय करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या कथन और कारण व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ें तो हो गई हैं,
कंट्रोल यूनिट स्वयं कोई गणना नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, ये कोई गणना नहीं करता क्योंकि गणना करने का काम कौन करता है, एएलयू। यहाँ पर कहा गया है गणना नहीं करती, क्यों? क्योंकि इसका कार्य जो है वो केवल निर्देशों का नियंत्रण और समन्वय करना है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए क्या है, कथन जो है वो कारण की व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, दोनों सही है और कारण सही व्याख्या है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं और अब हमसे पूछा गया है कि कितने कथन जो है वो गलत हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यहाँ पर आप लोग देखिए इंटरप्ट करके दिया गया क्वेश्चन, इंटरप्ट सीपीयू, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये क्या है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब हम लोग कंट्रोल बस देख रहे थे, कंट्रोल बस में मैंने बोला था कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स में मैंने आपको बताया था, ठीक है, रीड हो गया सिग्नल, राइट सिग्नल हो गया, रिसेट सिग्नल हो गया, इसी तरह से एक बताया था इंटरप्ट सिग्नल। तो अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तब आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब देखिए इंटरप्ट सिग्नल का काम क्या होता है, जब मैं कल आप लोगों को समझा रहा था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इंटरप्ट का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कहें हम लोग दखलंदाजी करना, यानी बीच में रोकना या टोकना, वही चीज़ें हो जाती हैं इंटरप्ट करना। तो अब सीपीयू में इसका क्या काम है इंटरप्ट का, मान लेते हैं हम लोग कोई भी एक काम कर रहे हैं, अब दूसरा कोई काम है सीपीयू में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, तो इंटरप्ट सिग्नल क्या करता है, एक तरह से उस काम को रोक देता है, हम लोग जो भी काम हो रहा है सीपीयू में, और बोलता है ये दूसरा काम जो आया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर फोकस कर लो, यानी इस काम को कर लो। तो इंटरप्ट सिग्नल का भाई एक काम हो गया है, ठीक है। इंटरप्ट सिग्नल होते कितने प्रकार के हैं, तो इंटरप्ट सिग्नल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखिए एक होता है मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है, एक हो गया मास्केबल इंटरप्ट, एक होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। मास्केबल का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग एक तरह से देखें मास्क का काम क्या होता है, जैसे अगर अभी कोरोना के टाइम पर हम सभी लोगों ने मास्क यूज़ किया, किस लिए यूज़ किया था, जिससे वायरस से हम लोग बच सकें, यानी एक तरह से हम लोग का बचने के लिए किया, या हम लोग अपने फेस को ढकने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, यही चीज़ हो जाती है। तो अब देखिए जब भी मास्केबल होगा, इससे आप लोग समझ जाएंगे मास्क का प्रयोग हम लोगों ने किसके लिए किया था, रोकने के लिए, यानी जो भी वायरस वगैरह हैं कोई भी चीज़ें उनको रोकने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो मास्केबल इंटरप्ट क्या होगा, मास्केबल इंटरप्ट में होगा, ठीक है, अगर कोई अर्जेंट काम आया है तो हम लोग रोक सकते हैं, मतलब अगर कोई अर्जेंट काम आया तो जो भी वर्तमान काम है उसको रोक कर हम लोग अर्जेंट काम को कर देंगे। नॉन मास्केबल इंटरप्ट में क्या होगा कि रोका नहीं जा सकता है। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग अपने कथन को समझते हैं। कथन क्या कह रहा है कि इंटरप्ट सीपीयू को करंट प्रोसेस रोककर नया कार्य करने को कहता है, बिल्कुल इसमें यही होता है कि करंट जो भी काम चल रहा है उसको रोकने को कह देता है और बोलता है ठीक है दूसरा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया उसको कर लेते हैं। तो पहला कथन जो है वो सही हो जाता है। दूसरा कथन क्या है कि हार्डवेयर इंटरप्ट केवल सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट होता है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया हार्डवेयर इंटरप्ट सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट होता है, तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर इंटरप्ट जो होता है, अगर हार्डवेयर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या इस तरह का कोई भी इंटरप्ट है तो वो सॉफ्टवेयर नहीं देता है, वो एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा दिया जाता है। ये हो गया। इसके बाद तीसरा देखते हैं कि इंटरप्ट हैंडलिंग में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। तो ये कथन ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरप्ट हैंडलिंग में कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्विचिंग होता है। अभी मैंने इसी में आप लोगों को बताया है कि कोई भी काम चल रहा है उस काम को रोककर नया काम करने के लिए कह देता है। यानी क्या हो रहा है, जो भी नया मतलब वर्तमान काम चल रहा है उसको रोककर अगर नए काम पर जा रहे हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट जो है उसको स्विच कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, बिल्कुल होता है। मास्केबल इंटरप्ट को रोका जा सकता है। मास्क यानी मास्क का कार्य किस लिए हमने किया था, रोकने के लिए। तो मास्केबल इंटरप्ट को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है, रोका जा सकता है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है। तो देखिए इनमें से कथन गलत कितने हो जाते हैं, दूसरा और पांचवा। तो कितने कथन गलत हैं, दो। तो सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, बी वाला। यहाँ पर आते हैं ओनली 2। इसके बाद आगे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास फिर है और हमसे पूछा गया कि कितने कथन जो हैं वो गलत हैं, और हमारे पास फिर स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो एक एक करके हम लोग इनको भी समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं कि वर्ड लेंथ का अर्थ है सीपीयू द्वारा एक बार में प्रोसेस किए जाने वाले बिट्स की संख्या। तो अगर हम लोग एक तरह से कहें वर्ड लेंथ होता क्या है, वर्ड लेंथ, तो वर्ड लेंथ क्या होता है कि सीपीयू एक बार में कितने बिट्स को प्रोसेस करेगा, यानी सीपीयू जो है वो कितने बिट्स को प्रोसेस करेगा।
अब देखिए इसी तरह से अलग अलग सीपीयू होते हैं। मान लेते हैं अगर कोई 32 बिट सीपीयू है तो वो क्या करेगा, 32 बिट जो है इसको प्रोसेस करेगा। अगर इसी तरह से 64 बिट सीपीयू है तो वो क्या करेगा, 64 बिट को प्रोसेस करेगा। तो ये चीज़ समझ आ गई। वर्ड लेंथ का क्या काम होता है, सीपीयू जो है वो एक बार में कितने बिट को प्रोसेस करेगा। सिंपल सी बात है, एक बार में कितने बिट को प्रोसेस करेगा, ये हो गई वर्ड लेंथ। अगर 32 बिट सीपीयू है तो 32 बिट को ही प्रोसेस करेगा। अगर 64 बिट सीपीयू है तो 64 बिट को प्रोसेस करेगा। अब इसी तरह से आप लोग समझेंगे, अगर बड़ा है कोई भी 64 बिट सीपीयू है तो सिंपल सी बात है वो ज़्यादा अच्छा होगा। वही चीज़ें हैं। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। वर्ड लेंथ का अर्थ है सीपीयू द्वारा एक बार में प्रोसेस किए जाने वाले बिट्स की संख्या। बिल्कुल सही। 32 बिट सीपीयू एक बार में 64 बिट डेटा ट्रांस प्रोसेस करता है। गलत। 32 बिट है तो सिर्फ 32 बिट ही करेगा, यहाँ पर 64 लिखा है तो गलत हो जाता है। अधिक वर्ड लेंथ से परफॉर्मेंस में सुधार हो सकता है। अब देखिए ये कथन जो है वो सही हो जाता है। कैसे, अगर मान लेते हैं 34 वर्ड लेंथ जो है इसका सीपीयू है, 34 बिट का सीपीयू है, तो ये एक बार में ज़्यादा डाटा को प्रोसेस करेगा। अब जब ये ज़्यादा डाटा को प्रोसेस करेगा तो कैलकुलेशंस जो हैं वो फास्ट हो जाएंगी। अब कैलकुलेशंस फास्ट होंगी तो अपने आप परफॉर्मेंस जो है उसमें सुधार हो सकता है। तो ये कथन जो है ये भी सही है। अब देखिए चौथा कथन क्या कह रहा है, वर्ड लेंथ का एड्रेसेबल मेमोरी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ये कथन जो है गलत हो जाता है। यहाँ पर लिखा है वर्ड लेंथ का एड्रेसेबल मेमोरी पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। कैसे, अगर आप देखेंगे 32 बिट है तो कम डाटा होगा यानी कम मेमोरी। अगर 64 बिट है ज़्यादा डाटा यानी ज़्यादा मेमोरी, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है। सेम नीचे कथन में आप देखेंगे यही लिखा हुआ है कि 64 बिट प्रोसेसर अधिक मेमोरी एड्रेस कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, अधिक मेमोरी जो इसको कर सकता है। अब हमारे कथन कौन कौन से सही हो जाते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा। तो कथन गलत कितने हैं, दूसरा, चौथा, यानी दो गलत हैं। तो फिर हमारे यहाँ पर हो जाएगा बी। आगे आते हैं अब हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा बी। अब देखिए अगला कथन जो है, सॉरी अगला क्वेश्चन जो है वो कथन कारण वाला है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, यहाँ पर कारण दिए गए हैं, और हम लोगों को बताना है कि कथन कारण सही है कि नहीं, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग कथन को समझते हैं। कथन क्या कह रहा है कि रजिस्टर्स सीपीयू के सबसे तेज स्ट्रॉन्ग यूनिट होते हैं। तो देखिए ये कथन जो है ये सही हो जाता है। कैसे, रजिस्टर जो है वो आप लोगों को पता है सबसे फास्ट मेमोरी होती है। फास्ट क्यों होती है, क्योंकि एएलयू जो है वो डाटा डायरेक्ट इसी से उठाता है, यानी सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है। इस वजह से एएलयू इसी से डाटा उठाता है, इसी कारण ये सबसे ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो रजिस्टर सीपीयू के सबसे तेज स्ट्रॉन्ग स्टोरेज यूनिट होते हैं। सॉरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बोल दिया मैंने, स्टोरेज यूनिट होते हैं। बिल्कुल, तो ये कथन जो है सही हो जाता है। कारण क्या है कि वे सीपीयू के अंदर स्थित होते हैं और सीधे एएलयू द्वारा उपयोग किए जाते हैं। बिल्कुल, तो ये कारण जो है ये भी सही हो जाता है। और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, यानी रजिस्टर जो है ये सबसे तेज होते हैं। सबसे तेज क्यों होते हैं, क्यों का जवाब जो है वो नीचे मिल रहा है, क्योंकि ये सीधे एएलयू द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो यानी क्या है, कारण जो है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे आते हैं अब हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वहां पर आप लोग देखेंगे कथन कारण वाला फिर से, और सेम हमसे पूछा गया है कि कथन कारण सही है या नहीं, और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो देखिए कथन क्या कह रहा है कि केस मेमोरी कंप्यूटर की गति बढ़ाती है। यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केस मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की गति बढ़ाती है। तो ये बिल्कुल सही है। कैसे, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक रैम है, यहाँ पर है केस मेमोरी, और अंदर जो है मान लेते हैं रजिस्टर है। ये सब सीपीयू के अंदर इस तरह से रजिस्टर है, फिर केस मेमोरी है, फिर रैम है। अब देखिए सीपीयू क्या करता है, जब भी सीपीयू को डाटा चाहिए होता है या तो ये रजिस्टर से उठाएगा, अगर रजिस्टर से डाटा नहीं मिलता है तो ये जाता है केस मेमोरी के पास, और केस मेमोरी से डाटा उठाता है। यानी क्या है, अब एक तरह से हम लोग देखें सीपीयू अगर रैम से डाटा उठाता तो क्या इसको ज़्यादा टाइम लगता है रैम से डाटा उठाने में, उसकी बजाय क्या करता है केस से डाटा उठाता है। यानी क्या, जब केस से डाटा उठाएगा तो टाइम बचेगा, इसका टाइम बचेगा तो गति अपने आप तेज़ हो जाएगी। तो केस मेमोरी क्या करती है, कंप्यूटर की गति बढ़ाती है। ये बिल्कुल ठीक है। कारण क्या कह रहा है, यह सीपीयू और रैम के बीच डाटा को तेजी से उपलब्ध कराती है। बिल्कुल, सीपीयू और रैम इस तरह से और इसके बीच में, यानी ये क्या है, सीपीयू और रैम के बीच डाटा को तेजी से उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब देखें क्या हम लोगों को क्यों का जवाब मिल रहा है। केस मेमोरी कंप्यूटर की गति बढ़ाती है। ठीक है, गति क्यों बढ़ाती है, क्योंकि यह सीपीयू और रैम के बीच डेटा को तेजी से उपलब्ध कराती है। ये जो है कारण ये भी सही है और व्याख्या कर रहा है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला। फिर आगे आते हैं ए। अब देखिए आज की हमारी जो क्लास है इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे हम लोगों ने कल की और आज की क्लास में दोनों को समझ लिया है। अब अगर आप लोगों की इनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से फाइल दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल की क्लास जो है उसमें हम लोग तीसरा चैप्टर अपना जो है बुक के हिसाब से उसको स्टार्ट करने वाले हैं और उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं।